हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका पेपर 3 होने वाला है, सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 30 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 29 तक कंप्लीट कर लिया है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 40 सवाल रहते हैं और इस भी प्रैक्टिस सेट में आपका 40 सवाल मिलेंगे और सभी को हम लोग जो है डिटेल में समझने वाले हैं। सारे प्रश्न को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। परीक्षा के लिए आपका इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो हमारा वीडियो डेली आता है, शाम के 7 बजे से आ जाता है। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, पहला सवाल यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अब आपको पता होगा, संविधान पॉलिटी आप लोग पढ़ते होंगे। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के साथ साथ में हम लोग का मौलिक कर्तव्य भी है। और हम लोगों का जो मौलिक कर्तव्य है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अगर यदि हम लोग मौलिक अधिकार के लिए फाइट करते हैं तो हम लोगों को मौलिक कर्तव्य भी अपना क्या होना चाहिए, देश के प्रति समर्पित करना चाहिए। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य है, इसका उल्लेख जो है वो संविधान के कौन से भाग में है। तो ये आपका भाग 4 का ये में है, ठीक है। नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान के भाग 4 ये के अंतर्गत में अनुच्छेद 51 ये में शामिल किया गया है। अगर यदि आपको आर्टिकल पूछ दे, माने कि अनुच्छेद पूछ दे, ठीक है, तो अनुच्छेद आपको करना है 51 का ये। और अगर यदि भाग पूछ दे तो भाग करना है 4 का ये। और इसमें इसको जो है शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर 1976 में, कब 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और संविधान संशोधन में जो है इसको शामिल किया गया था। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना था, 10 था। लेकिन इसको जो है 2002 में जब संविधान का 86वां संशोधन हुआ, उस टाइम इसमें जो है 1 को बढ़ा दिया गया। और अब हम लोगों का जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछ सकता है, समझे। उसके बाद अगला सवाल देखिए, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति अगर यदि वो राज्यपाल बनना चाहता है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा उसको राज्यपाल बनाया जाना चाहता है, बनाना चाहते हैं, तो इनकी जो आयु है वो कम से कम 35 ईयर्स होना जरूरी है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157, माने कि अनुच्छेद का मतलब आप अंग्रेजी मीडियम से होंगे तो आप आर्टिकल समझिएगा। आर्टिकल 157 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति चाहे इनको 5 साल के पहले से भी इसको हटा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल चलता है। प्रसाद पर्यंत करने का मतलब हो गया कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। अब ये सिख गुरु थे जिनका नाम था हरकिशन, समझे। और हरकिशन के जो उत्तराधिकारी बने वो कौन बने, गुरु तेग बहादुर। 8वें गुरु जो हरकिशन के छोटी चेचक से जो है संक्रमित होने के बाद जो है गुरु तेग बहादुर को उत्तराधिकारी इनको घोषित किया गया था, समझे। गुरु तेग बहादुर किनका उत्तराधिकारी हो गए, तो गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब कि ये इनके खत्म होने के बाद, इनको छोड़ने के बाद दूसरा जो व्यक्ति आ गए गद्दी पर, वो, ठीक है। उसके बाद देखिए 55 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में खाली स्थान से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन है, इंग्लैंड है, रूस है, यूएसए है। तो दक्षिण अफ्रीका से ही जो है गांधी जी 1915 में वापस लौटे थे, समझे। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। वे जो है गोपाल कृष्ण गोखले की प्रार्थना पर CF एंड्रयू की सहायता से भारत लौटे थे। और उन्होंने जो है अधिवक्ता के रूप में दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष बिताए थे, क्योंकि ये बैरिस्टर का पढ़ाई किए थे तो वहाँ पे वकील का काम करते थे। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। बहुत ही इनको जो है वहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 56 नंबर, भारत और खाली स्थान के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो 56 नंबर का आपको आंसर कर देना है श्रीलंका में। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य भाग से पृथक करता है। पृथक मतलब अलग करता है। और मालदीव के उत्तर पूर्व और भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए जल संधि मतलब होता है क्या बोलते हैं इसको, जलडमरू मध्य का मतलब होता है कि आने जाने का रास्ता। जैसे हारमुज भी जो है, जहाँ पे तेल हम लोगों का रोका हुआ है,
वहाँ से किसी जहाज़ को नहीं जाने दे रहा है, वही सब जलडमरू मध्य होते हैं। समझे। तो यहाँ पे सवाल क्या था कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, श्रीलंका आपको आंसर करना है। और भारत और श्रीलंका के बीच में आपका जो है राम सेतु भी स्थित है। अगला सवाल देखिए, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग खाली स्थान मिलियन 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर 57 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन सी। ठीक है, 3.28 है ना। ये हम लोगों को जो है भारत का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल अगर यदि पूछ रहा है तो हम लोग को ऐसे इसका आंसर करना है 32,87,263। ये हमारा भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। और विश्व में हमारा भारत कितने नंबर का देश आता है, सबसे बड़े में से 7वें सबसे बड़े देश में आता है। और जनसंख्या के मामले में हमारा देश कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है, चीन आता है जनसंख्या के मामले में। और हमारा क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें स्थान पर। हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। माने कि यहाँ पे मिलियन में दे दिया है तो मिलियन में आप ऐसे मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन के तहत। तो 58 का आपको आंसर करना है बी, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1974 में। कब हुआ, 1974 में। और 1974 के द्वारा जो है भारत को सिक्किम में सहयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम जो है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 26 अप्रैल 1975 को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। समझे, कब, 26 अप्रैल 1975 को 22वां राज्य बना सिक्किम। 1975 में संविधान संशोधन कौन सा हुआ, 36वां। समझे। उसके बाद देखिए अगला सवाल 59, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था जिन्होंने भारत पर शासन किया। गुलाम राजवंश था। दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक राजवंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना की, जो भारत के दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक ये जो है शासन करने वाला राजवंशों में से पहला था। और यह पहला मुस्लिम राजवंश था जिसने भारत पर शासन किया था। गुलाम राजवंश इसका आंसर करना है आपको। 60 नंबर का सवाल देखिए, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं। जो लोक अदालतें हैं किसके अधीन बनाई गई हैं। 60 नंबर का आपको आंसर करना है कानूनी सुलह अधिनियम। लोक अदालत जो होता है, पीपुल्स कोर्ट जो होता है, को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत आरंभ किया जाता है। और इस अधिनियम के तहत लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को सिविल कोर्ट का फैसला माना जाता है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां वाद व्यक्तिवाद या फिर मुकदमे या फिर पूर्व मुकदमेबाजी के चरण में लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। इसी को कहा जाता है लोक अदालत। आप बहुत बार सुनते होंगे, पेपर में लिखा जाता है कि आज यहाँ पर जो है लोक अदालत लगने वाला है, आज यहाँ पे लोक अदालत लगने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वाद का मतलब जितने भी केसेस पहले की पेंडिंग है, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, बहुत सारे वकील एक साथ में आते हैं, लोक अदालत लगाते हैं और वहाँ पे सुनवाई करके उसको खत्म करते हैं। तो लोक अदालतें जो किसके अधीन बनाई गई हैं, कानूनी सुलह अधिनियम के तहत बनाई गई। ठीक है। 61 नंबर देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। जो मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, ग्रेट ग्रेनरी। महान अन्नागार मतलब महान अन्न रखने वाला घर, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। और इसका भवन का जो ये जो भवन था 150 फुट लंबा था और 50 फुट चौड़ा था। और यह हवादार मार्गों द्वारा आड़ी तिरछी ईंटों के 27 खंडों से बना था। माना जाता है कि अन्नागार का प्रयोग अनाजों के संग्रहण के लिए ही यहाँ पर इसको किया जाता था। इसका नाम था ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, अन्नागार। उसके बाद देखिए 62 नंबर सवाल है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका आंसर हो जाएगा सतलज नदी के ऊपर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है और यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों को एक संयुक्त परियोजना है, जिसे संबंधित राज्यों के लाभ के लिए सतलज के उपयोगी जल को काम में लाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। समझे। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग, सतलज करेंगे। क्या पूछ रहा था, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है। क्लियर हो गया। अगले सवाल 63 नंबर, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस नृत्य का एक रूप है। अब यहाँ पर देखिए, बुरी आत्मा, भूत प्रेत को भगाने के लिए बौद्ध धर्म के द्वारा क्या किया जाता है ना, एक नृत्य किया जाता है।
जो हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य का रूप है। इस नृत्य का नाम हम लोगों से पूछ रहा है, तो इस नृत्य का नाम है छम। ठीक है, छम जो है हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धार्मिक और अन्य त्योहारों के दौरान मठों के आंगन में किया जाता है। यह बुरी आत्माओं और राक्षसों को भगाने के लिए किया जाता है। इसका विषय बुरी आत्माओं को खत्म करने, मनुष्यों के अंदर की बुराइयों को समाप्त करने, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और महामारियों आदि से बचने के लिए किया जाता है, जिसका नाम रखा गया छम। उसके बाद अगला सवाल है 64, मूसी तथा भीमा खाली स्थान नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब ये जो मूसी और भीमा है, कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो आंसर करेंगे कृष्णा, कि मूसी और भीमा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, भीमा की मूसी और भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। भीमा की उत्पत्ति पुणे जिले के पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर भीमा शंकर मंदिर के पास से हुआ है और कर्नाटक तथा तेलंगाना की सीमा के पास कृष्णा नदी में विलीन हो जाती है। इसी तरह मूसी नदी या फिर मूसी नीरू तेलंगाना से बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी का एक सहायक नदी है। तो ये आप लोग को इतना ज़्यादा लंबा ध्यान नहीं रखना है, आपको सीधा यही आंसर याद करना है कि मूसी तथा भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। समझे? अगला सवाल देखिए, मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मलीमथ समिति का रिपोर्ट एक समिति है, कमेटी है जिसका नाम था मलीमथ, और इसका संबंध जो है कौन सा रिपोर्ट से है? तो इसका रिपोर्ट का संबंध जो है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। आपराधिक कानून में विश्वास बहाल करने के लिए आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2000 में मलीमथ समिति की स्थापना किया गया था। इसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय दंड संहिता, जिसको आप आईपीसी के नाम से जानते हैं, 1860 की समीक्षा करना शामिल था, और इसने 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। मलीमथ समिति ने आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया था। 66 है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? सोमनाथ मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है हिंदू धर्म के लिए। 1026 ईस्वी में लूटपाट किया गया था। बहुत सारे लोग सोना संपत्ति जायदाद यहाँ से लूट के चले गए थे। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? महमूद गजनी इसका आंसर हो जाएगा। 1024 में भीम के शासनकाल के दौरान जो है गजनी के प्रमुख तुर्क शासक, जिसका नाम था महमूद गजनी, ने गुजरात में छापा मारा, सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसके ज्योतिर्लिंग जो होता है उसको तोड़ दिया। वह लगभग 20 मिलियन दिनार लूटकर वापस लौटा। बाद में इसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा उलुग खां के नेतृत्व में गुजरात पर 1299 के आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया। बहुत ही उत्पात मचाए ये लोग। आप इतिहास अगर यदि पढ़ेंगे ना, आप लोग जब पुलिस बन जाएंगे और आप लोग जब इतिहास पढ़ेंगे तो भारत को हर क्षेत्र से लूटा गया। कोई एक ऐसा एंगल नहीं है जहाँ से भारत को नहीं लूटा गया। चाहे तो वो अंग्रेज लूटे, चाहे तो ये मुगलों ने लूटा, चाहे तो जो भी बाहर से आया उसने लूटा, और अभी भी हमारा भारत को लोग लूट ही रहा है। भारत के लोग भारत को ही ख़त्म करना चाहता है। यहीं के लोग भारत के विरोध में जाकर के बाहर में बोलते हैं। यहाँ ही के लोग जो है भारत का बुराई बाहर में जाकर के बोलते हैं। मान के चलिए आप एक घर के मालिक हैं, या फिर आप मालिक नहीं, आपके पिताजी हैं, आप लोग 2-3 भाई 4 भाई होते हैं। अब ये आपका अपना घर है और ये पड़ोसियों का घर है चारों साइड से। अब मान के चलिए कि ये जो आपका घर है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप अपना घर का मामला अगर यदि आप 2 भाई मिलके तो पापा के साथ मिलके आप नहीं सुलटेंगे, आप इसमें जो है इसको शामिल करेंगे, आप इसमें इसको शामिल करेंगे, इसमें इसको शामिल करेंगे, तो ना ये भेद आपके घर का सभी लोग क्या करेंगे? जान जाएंगे। और जब आपके पास आफत विपत आएगा, जब आप लोग सब एक साथ में मिलजुल कर काम करना चाहेंगे, उस टाइम यही लोग आपका घर की जो है परिस्थिति, परेशानी और प्रॉब्लम पहले से जाना हुआ, फिर यही लोग आपके घर के ऊपर जाकर के हमला करेंगे। अभी भारत जो है मोदी जी यही झेल रहे हैं। क्या झेल रहे हैं? कि अभी जो है घर के लोग ही बाहर में जाकर के ताना मारते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसे है, हमारा प्रधानमंत्री जैसे भी है। हो सकता है कि आपका पॉलिटिकल विचार नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत तो अपना है, देश तो अपना है, इसके बारे में कहीं जाकर के ये कुछ नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं? हम लोग को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपना देश का बुराई हम एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए नहीं कर सकते। जब तक हमारा देश है और हम हैं, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाहर वाले हाथ लगा करके बैठे ही रहते हैं। यही सब कारण था कि अंग्रेज भी बाहर से आए, भारत को लूट लिए। ये जो सारे मौलवी पादरी सब बाहर से आए, भारत को लूटने के लिए आए। लंबा कहानी है, इतिहास आप लोग पढ़िए, मज़ा आता है पढ़ने में।
मजाक के साथ साथ में जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारत में हमारा सच में जो है भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता होगा। समझे, बहुत सारे लोग लूट लिए। चलिए राजनीति को थोड़ा सा हम लोग दरकिनार करते हैं, अभी परीक्षा आपका सामने है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? वस्तु एवं सेवा कर, आप इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जीएसटी आप जिसको कहते हैं, टैक्स जो हम लोग पे करते हैं वही चीज़ है कि नहीं। तो कौन सा देश ने सबसे पहले लागू किया? 67 का आंसर करना है, ऑप्शन ए फ्रांस ने। वस्तु और सेवा कर या फिर जीएसटी को पहली बार फ्रांस ने वर्ष 1954 में पेश किया था। कब किया था? फ्रांस में 1954 में, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के बाद जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के द्वारा जीएसटी कानून लागू किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है जिसे 1 जुलाई 2017 को भारत में भी पेश किया गया था, ठीक है। जीएसटी बाद में जो लाया गया था, पहले भेंट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपका, दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कारपोरेशन, जिसको आप डीवीसी के नाम से जानते हैं, है कि नहीं, दामोदर घाटी निगम के नाम से जानते हैं। 68 का है संविधिक निकाय। क्या है? संविधिक निकाय। दामोदर घाटी निगम, डीवीसी। दामोदर घाटी निगम जो है अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है और यह पश्चिम बंगाल और झारखंड के दामोदर नदी क्षेत्र में कई विद्युत संयंत्रों को संचालित करता है। और यह निगम केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन ताप विद्युत संयंत्रों और जल विद्युत संयंत्रों दोनों को संचालित करता है। समझे, यही है पर डीवीसी। दामोदर नदी बहती है झारखंड में, लेकिन मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखिए, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 69 का आंसर करना है, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा जो है आगरा उत्तर प्रदेश के उपनगर सिकंदरा में लगभग 119 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और 1605 से लेकर के 1613 में निर्मित इस मकबरे को मुगल वास्तुकला की श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। मरियम का मकबरा तथा अकबर की पत्नी और जहांगीर की माता, जिसका नाम था मरियम उज जमानी का मकबरा, अकबर के मकबरे के आसपास में स्थित अन्य मुगल स्मारक भी वहाँ पे बनाया गया है। तो सिंपल इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं, आपको उतना लंबा नहीं पूछेगा सवाल। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, समझे। 70 नंबर सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 70 नंबर का आपको आंसर करना है 2 वर्ष का। कितना करना है? 2 वर्ष का करना है। उसके बाद 71 नंबर देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक अगर ये नाम आ गया तो सीधा सीधा आपको क्या करना है? बौद्ध धर्म याद रखना है कि नहीं? क्या करना है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इसको क्या करते हैं? पवित्र ग्रंथ मानते हैं त्रिपिटक को। त्रिपिटक या फिर 3 टोकरियाँ बौद्ध धर्म ग्रंथ का प्राचीन संग्रह है। बौद्ध पुस्तकों में वर्णित शब्दों को ऐतिहासिक रूप से बुद्ध का वचन माना जाता है। और सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये जो है बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं, इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। इसे थेरवाद बौद्ध धर्म में प्रमाणिक रूप से आदर योग्य धार्मिक वैधानिक पुस्तकें माना जाता है। त्रिपिटक को कहिए, 3 टोकरियां कहिए, तीनों का नाम हमने आपको बता दिया, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? 72 नंबर का आंसर करना है 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में ग्रहण किया गया और यह जो है 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन को विस्तृत रूप प्रदान करता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के प्रति राष्ट्रों का वचनबद्धता व्यक्त करता है। यही आपका है क्योटो प्रोटोकॉल, समझे। 97 में जापान में ग्रहण किया और 16 फरवरी 2005 में ये लागू हो गया। 73 नंबर सवाल है, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 73 नंबर का आंसर करिए, शुम्पीटर, ठीक है। लाभ का नवाचार, इनोवेशन सिद्धांत जोसेफ ए शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनका मानना था कि सफल नवाचारों को लागू करके उद्यमी जो है आर्थिक लाभ अर्जित कर सकता है। अन्य शब्दों में लाभ का नवाचार सिद्धांत बताता है कि उद्यमी का मुख्य कार्य नवाचारों को लागू करना, ठीक है, नवाचारों को लागू करना और उसके कार्य के प्रति उसे पुरस्कार के रूप में लाभ प्राप्त किया जाना। अभी ये सब इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, तो शुम्पीटर इसका पूरा नाम भी हमने आपको बता दिया इसका। उसके बाद देखिए 74 नंबर सवाल है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? 74 का आंसर करना है दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी जो है 1892 के चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल चुनाव क्षेत्र में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित किए गए थे। वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय और ईसाई थे। इससे पूर्व जो है वह 1885 के चुनाव में हॉलबर्न चुनाव क्षेत्र से जो है ये असफल हो गए थे, लेकिन 1892 में इनको चुना गया था। 75 नंबर सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ पर बदल दिया था? 75 नंबर का आंसर करना है, दिल्ली से देवगिरी कर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया और दौलताबाद को देवगिरी के रूप में भी जाना जाता है, और यह जो है वर्तमान में महाराष्ट्र में है। और राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय उसके द्वारा लिए गए विवादित निर्णयों में से एक था, क्योंकि दिल्ली वासियों को अपने घरों को छोड़कर अपने घर की महिलाओं, बच्चों और अपनी संपत्ति जिन्हें वे साथ रख सकते थे के साथ में जो है 700 मील दूर दक्षिण की ओर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। और 40 दिन की इस यात्रा में कई लोग मारे गए और केवल कुछ ही लोग जो है जीवित बचे। तो बहुत ही खतरनाक ये डिसीजन था उसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, है ना। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इतिहास बहुत गंदा है हम लोगों का। किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण किया था? चीन का ग्रेट वॉल आप लोग जानते हैं, चीन की दीवार जो अंतरिक्ष से भी सुनते हैं कि दिखता है, हम लोग आज तक पढ़े वही है, बहुत लंबा चौड़ा दीवार है ये। तो ये जो है चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण जो हुआ था वो कौन से राजा ने करवाया था? सवाल यही है ना। 76 नंबर का करिए डी। चीन का महान दीवार का निर्माण जो है मुख्यतः सम्राट किन शी हुआंग के शासनकाल के दौरान हुआ था। किन शी, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पढ़िएगा किन, ये किन हो गया, किन शी, उसके बाद हुआंग, किन शी हुआंग। ठीक है। चीन की जो महान दीवार का निर्माण हुआ था मुख्यतः सम्राट जिनका नाम था किन शी हुआंग के शासनकाल के दौरान हुनों के आक्रमणों को रोकने के लिए देश की उत्तरी सीमा पर किया गया था। किन शी हुआंग जो है किन चीन वंश का संस्थापक था। अब ये चीन देश नहीं समझिएगा, ये जो किन शी हुआंग है ये चीन वंश का संस्थापक था और 221 ईस्वी पूर्व में एकीकृत चीन का प्रथम सम्राट था। बाद में हान जो 202 ईसा पूर्व से लेकर के 220 ईसा पूर्व तक उत्तरी शासक, ये सब बहुत सारे लोग हुए और दीवार के पुनर्निर्माण, मरम्मत तथा इसका विस्तार करने से संबंधित कार्यों को भी निष्पादित किया गया बाद में, समझे। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 77 नंबर सवाल है, न्याय सूत्र किसने लिखा था? 77 नंबर, न्याय सूत्र किसने लिखा था? गौतम इसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 78 नंबर, मेरियाना, है ना, मरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? जिस तरह से हिमालय की पर्वत सबसे ऊंचा चोटी है पृथ्वी के ऊपर, उसी तरह से पानी के नीचे सबसे जो है सबसे नीचे जो जगह है वो है मरियाना गर्त, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं और इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब ऊंचाई के मामले में मैं बता रहा हूँ। तो मरियाना गर्त जो है पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? 78 नंबर का आपको क्या आंसर करना है ऑप्शन डी, ठीक है, प्रशांत महासागर। क्या करना है? प्रशांत महासागर। मरियाना गर्त फिलीपींस और मरियाना द्वीप के बीच में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह अपने तल माने कि फ्लोर में एक छोटे छिद्र स्लोट के आकार की घाटी में, इसकी जो गहराई है हम लिख देते हैं 10,994 मीटर, ठीक है, माने कि 11 किलोमीटर समझ लीजिए कि अधिकतम ज्ञात गहराई तक पहुंच जाती है, जैसे चैलेंजर द्वीप के रूप में माना जाता है, ठीक है। चलिए 11 किलोमीटर गहराई है। अगला सवाल 79 नंबर सवाल, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? 79 का करिएगा केनिया। केनिया की ये क्या है? जनजाति है। उसके बाद अगला सवाल है 80 नंबर, खाली स्थान समष्टि के विष्टियों की वह संख्या जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। अब 80 नंबर का सवाल देखिए, थोड़ा सा ये दूसरे टाइप का सवाल है, इसका आंसर डी है उत्प्रवासन। उत्प्रवासन जो होता है व्यक्तियों की वह संख्या है जो विचाराधीन समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए। यह स्थानीय जनसंख्या में कमी का सूचक है। इसके विपरीत अप्रवासन समान प्रजाति के लोगों की वह संख्या है जो कहीं और से आकर बस गए हैं और यह जनसंख्या में वृद्धि का सूचक होता है, समझे। तो उत्प्रवासन
समष्टि के बेष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए। इसका आंसर यही करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए 81 नंबर सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाली स्थान योजना प्रारंभ किया गया। तो 81 नंबर का आंसर करना है सुकन्या समृद्धि खाता। लड़कियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए और उसी के उद्देश्य से 1000 लड़कों के लिए 918 लड़कियों वाले न्यून बाल लिंग अनुपात के अंतर्गत अंतर को कम करने के प्रयास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में 2 योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि खाता की शुरुआत की। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत में 10 वर्ष से कम की लड़कियों का बैंक खाता अधिक ब्याज और आयकर लाभ से मुक्त होगा। समझे? तो इसमें क्या है, ब्याज भी सबसे अधिक मिल रहा है और इसमें क्या है, किसी भी तरह का टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा। यही है सुकन्या समृद्धि खाता और सुकन्या समृद्धि योजना, 10 साल से कम के लड़कियों के लिए। इसमें कुछ कैपिंग रहता है, 2 लड़की से अधिक नहीं होना चाहिए, इस तरह से कुछ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? 82 का आंसर करिएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो बुनियादी स्वतंत्रता का प्रतीक है और अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सभी नागरिकों को अधिकार होगा। तो ये जो हमारा है अनुच्छेद 19 है और इसी में अनुच्छेद 19(1) में अगर यदि आप चले जाएंगे तो सभी नागरिकों को अधिकार होगा। क्या क्या का अधिकार होगा? तो भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार होगा, बिना हथियार एक स्थान पर इकट्ठा होने का अधिकार होगा, अपना एक संघ या संगठन बनाने का अधिकार होगा, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने का अधिकार होगा, भारत के क्षेत्र में किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार होगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किए गए संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार होगा, किसी भी पेशे को अपनाना या फिर किसी व्यवसाय या फिर व्यापार का व्यवसाय करने का अधिकार इसको प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें 19(1) के अंतर्गत में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। आपको अपना मौलिक अधिकार जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत परेशानी में फंस जाइएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? 83 का आंसर करिएगा मेहरगढ़, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित स्थल है जिसका नाम है मेहरगढ़। यहाँ से जो है हमें पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 84 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? 84 का आंसर करिएगा ऑप्शन सी, राजगीर में। प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। ठीक है। उसके बाद 85 नंबर सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। 85 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, कहाँ गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं थे? अब चंद्र प्रभु है, नाथ मुनि, नेमी, संभव, इसमें से एक जैन तीर्थकार नहीं थे। इसका नाम क्या था? इसका नाम था नाथ मुनि। ठीक है। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थकार हुए। कितने तीर्थकार हुए? 24 तीर्थकार हुए। ठीक है। अब नाम अगर यदि सुनना चाहेंगे तो हम बता देते हैं। पहला आपका हो गया ऋषभदेव, ठीक है, दूसरा हो गया अजितनाथ, तीसरा हो गए संभवनाथ, चौथा हो गए अभिनंदन, पांचवा हो गए सुमतिनाथ, छठा हो गए पदम प्रभु, सातवां हो गए सुपासरुनाथ, ठीक है, आठवां हो गए चंद्र, नौवां हो गए प्रभु, 10वां हो गए पुष्पदंत, 11 हो गए शीतलनाथ, 12 हो गए श्रेयांशनाथ, 13 हो गए वसुपूज्य, 14 हो गए विमलनाथ, 15 हो गए अनंतनाथ, 16 हो गए धर्मनाथ, 17 हो गए कुंथुनाथ, 18 हो गए अरनाथ, 19 हो गए मल्लीनाथ और 20 हो गए निश्रुवर्तनाथ, 21 हो गए नेमीनाथ और 22 हो गए अरिष्ट नेमी और 23 हो गए पासरनाथ और 24 हो गए महावीर। अब इतना नाम आपको हम बता दिए, आप लोग को याद रखना है, लेकिन नाथ मुनि इसमें से नहीं थे क्योंकि सबका नाम हमने लिया 24 में से, इसका नहीं लिया, मतलब ये नहीं थे। ठीक है। 86 नंबर सवाल, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया? 86 आंसर करिएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है। उसके बाद 87 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? इकोनॉमिक्स का सवाल है कि मांग का नियम जो है असफल हो जाएगा किस परिस्थिति में? 87 निम्न स्तरीय वस्तुओं में। ठीक है।
अर्थशास्त्र में कीमतों में वृद्धि होने पर लोग प्रायः गिफिन वस्तु का अधिक उपयोग करते हैं। गिफिन मतलब जिसका भाव कम हो। गिफिन वस्तु जो है एक अत्यधिक निकृष्ट वस्तु है जिसका मांग वक्र उधर ढालू होता है, जो कि मांग के मूल नियम के विपरीत हो जाता है, जो बताता है कि कीमत में वृद्धि होने पर उत्पाद के लिए मांग की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। सामान्य स्थिति में वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव उपभोक्ताओं की खरीदारी में कमी करता है। समझे? तो इसमें जो है निम्न स्तरीय वस्तुओं में क्या हो जाता है, मांग का नियम असफल हो जाता है। उसके बाद 88 नंबर सवाल देखिए, मिलान करने वाला सवाल आपका है। बाजार का एक तरफ प्रकार दिया गया है और विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या दिया गया है। तो 88 नंबर का हम लोगों को आंसर करना है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अल्पाधिकार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अल्पाधिकार बाजार जो है, बाजार का एक रूप है जिसमें कुछ बड़ी फर्में होती है जो क्रेताओं की विशाल संख्या को अपनी वस्तु में बेचती है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो यहाँ पे करना है कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता। समझे? बाजार का एक रूप है जिसमें कुछ बड़ी फर्में होती है जो क्रेताओं की विशाल संख्या को अपनी वस्तु में बेचती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एकाधिकार है। ठीक है, एकाधिकार में क्या बोल रहा है कि बाजार का वह रूप होता है जिसमें वस्तुओं का केवल एक विक्रेता होता है और क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। माने कि क्रेता एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता। तो ये आपका हो गया एकाधिकार। अल्पाधिकार का मतलब ये हो गया। और पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब समझ लीजिएगा कि इसमें जो है सजातीय उत्पादों के क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। तो अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता, ये हो गया पूर्ण प्रतियोगिता। मान के चलिए आप आलू बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? आलू बेच रहे हैं, और आलू बेचने वाले 20 लोग और हैं। तो इसमें क्या हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता हो गया। मतलब सभी लोग खरीदने वाले क्या होंगे, लिमिट होंगे, बेचने वाले क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता हो गया। तो कभी पूर्ण प्रतियोगिता वाला बिजनेस ज़्यादा नहीं चलता है। अगला सवाल देखिए 89, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने बता दिया। पहले 10 था, बाद में एक जुड़ गया, सारा आर्टिकल वगैरह हमने इसमें बता दिया आपको। 11 मौलिक कर्तव्य हमारा है। और मौलिक अधिकार जो हमारा है वो कितने हैं, वो 6 हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हमारे हैं, 6 है। इसको आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन सा अधिकार है? तो पहला तो अधिकार आपका ये है। अच्छा, थोड़ा सा विस्तार में बता देते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसके अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और 6 मौलिक अधिकार में पहला आपका अधिकार हो जाता है समानता का अधिकार, दूसरा आपका अधिकार हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हो जाता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठवां आपका हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझे? ये आपका मौलिक अधिकार है। 90 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस या फिर किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? अगर यदि आपातकाल देश में लागू हो जाए, आपातकाल देश में लागू हो जाए, उसके बाद भी अगर यदि हम लोग कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसको स्थगित नहीं कर सकते हैं, वो अनुच्छेद क्या है? तो इसका आंसर देखिए, समझिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुच्छेद 359 युद्ध के तहत होता है। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति को सभी मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर वे परिवर्तन को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। माने कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये जो है किसी भी कंडीशन में नहीं हट सकता है। और 1978 में पारित 44वें संविधान संशोधन के कारण अनुच्छेद 359 में अंतर्निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को निलंबन का नियम अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 पर लागू नहीं होता है। समझे? यही आपका आंसर हो गया। तो बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में सारे प्रश्न आए कि नहीं आए? 40 सवाल को आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए अगला वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।